नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। मालदा में कोरोना के 7 नए मामले सामने, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 26। दूसरे राज्य से लौटे श्रमिकों से आ रहे हैं नए मामले। मालदा में कोरोना के 7 नए मामले सामने आ चुके हैं। मालदा के 2 नंबर ब्लॉक के इंग्लिश बाजार एवं हरिश्चंद्रपुर 2 नंबर ब्लॉक में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद इन इलाके के लोग आतंकित हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार दोपहर को मालदा में कोरोना संक्रमित मरीजों की नई तालिका प्रकाशित की गई। इसके अनुसार मालदा में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से इंग्लिश बाजार ब्लॉक के यदपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के केचोयारी इलाके में एक, ओल्ड मालदा ब्लॉक के मुचिया इलाके में एक, कालियाचक 1 नंबर ब्लॉक के जलालपुर एवं सलामपुर इलाके में कुल 3, हरिश्चंद्रपुर 2 नंबर ब्लॉक के सूर्यपुर इलाके में 1 एवं मानियाचक ब्लॉक के ब्राह्मण ग्राम में एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद इन इलाके के लोगों में आतंक देखा जा रहा है। वहीं प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले राजस्थान के अजमेर व उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। 7 नए मामले को लेकर फिलहाल मालदा में कोरोना मरीजों की संख्या 19 से बढ़कर 26 हो गई है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन सभी को ओल्ड मालदा के नारायणपुर इलाके में स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराने का इंतजाम किया जा रहा है। आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि के बाद बंगाल में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को भी कहा ना। केंद्र की मोदी सरकार के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टकराव जग जाहिर है। सियासी नफा नुकसान के चलते जन कल्याण से जुड़ी आयुष्मान भारत हो या फिर किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को ममता ने बंगाल में लागू नहीं किया। अब जब यहाँ इन गरीब व मजदूर लोगों को देश के किसी भी हिस्से में रहने के दौरान सरकारी राशन मिल सके, इस योजना का केंद्र सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया, उसका भी ममता सरकार ने विरोध शुरू कर दिया है। बंगाल की ममता सरकार ने साफ कह दिया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू नहीं करेंगे। राज्य के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही तय कर लिया है कि हम इस योजना को लागू नहीं करेंगे। हम लोगों ने यह फैसला 6 से 7 महीने पहले कर लिया था। हमारे राज्य में खाद्य साथी योजना पहले से चल रही है, इसलिए अलग से कुछ नहीं करना है। वर्तमान में 9 करोड़ लोग खाद्य साथी से लाभान्वित है। उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की हुई मौतें, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 24 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल व सफाई पीजीआई भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटने की जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मजदूरों को लेकर आ रही डीसीएम ने ट्रक ने टक्कर मार दी। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डीसीएम सड़क पर खड़ी थी, तभी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लोग गंभीर रूप से घायल है, उनको कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना को देखते हुए मृतकों की संख्या में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। घटना शनिवार तड़के सुबह 3:30 पर हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में भारत ने चीन भी निकला आगे। पिछले 24 घंटे में 3,970 मामले सामने आए, 103 लोगों की हुई मौतें। भारत में कोरोना वायरस या कहे कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या चीन से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,970 मामले सामने आए और 103 लोगों की मौतें हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक 85,940 मामले सामने आए हैं और वहीं 2,752 लोगों की मौतें हुई है। 53,035 एक्टिव केसेस है। 30,152 मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। चीन में अब तक लगभग 83,000 मामले सामने आए हैं और 4,600 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद वायरस ने पूरे विश्व को अपने जद में ले लिया है। पश्चिम बंगाल में 10 और लोगों की मौत, संक्रमण के 84 नए मामले सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 10 और लोगों की मौतें पश्चिम बंगाल के राज्य में हुई है और इस महामारी से मरने वालों की संख्या राज्य में बढ़कर 153 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,407 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कम से कम 84 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है।
राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2461 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में जिन 10 मरीजों की मौत हुई है उनमें से 5 लोग कोलकाता से हैं, 3 पड़ोसी उत्तर 24 परगना से और 2 हावड़ा से हैं। बुलेटिन के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम को 61 और लोगों को विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। बंगाल में अब तक 829 लोग उपचार के बाद संक्रमण से उभर चुके हैं। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईँले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईँले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ। रायगंज में असामाजिक तत्वों ने सब्जी दुकानों में की तोड़फोड़, व्यवसायी को लूट कर हुए फरार। रायगंज थाना अंतर्गत बरोदिया बाजार इलाके में प्रशासन की तरफ से बाजार की व्यवस्था की गई, जहां पर कहा गया कि लोग सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए बाजार लगाएंगे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने आज शनिवार को अचानक बाजार पहुंचकर सब्जी दुकानों में तोड़फोड़ की और सब्जियों को पूरी तरह से फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सब्जी वालों के साथ लूटपाट भी की। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। इस संबंध में एक व्यवसायी असीत दास ने बताया कि कुछ लोग अचानक से आए और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 10,000 रुपए भी उनसे लूट ले गए और वहाँ फरार हो गए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। বাজার ছোটো মোটো বাজার লাগছিল, আমি তো এখানে পাইকারি মাল বিক্রি করি। আর ওরা বললো, ওদের বললাম যে ভাই তোরা ওই দিক থেকে বন্ধ করতে গেলে আমার তো শাটার নামানে আছে। ওরা কী বললো, ফটাফট এসে সব মাল ফেলে ঢেলে দিয়ে কম্পিউটারটা ই করে দিল। আমার টাকার তো বিলটাও ছিল, টাকার তো বিলটাও নিয়ে চলে গেছে। এই মধুপুরের 4-5টা ছেলে, ওরা এরপরেও 2 দিন এরকম হুমকি দিচ্ছে। রাত্রেবেলা বলতে যে শাটার ভাঙে সব মাল লুটপাট করে দিবে। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर आज रायगंज में निकाला गया एक सुसज्जित टैबलो। लोगों को डेंगू के प्रति किया गया जागरूक। डेंगू के खात्मे का अभियान आपसे होना चाहिए शुरू। इस स्लोगन के साथ आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर रायगंज में एक सुसज्जित टैबलो निकाला गया। रायगंज नगर पालिका से टैबलो शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास ने किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन काउंसिल साधन बैनर्जी सहित अन्य पार्षद उपस्थित थे। साथ ही माइकिंग कर सभी लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। लोगों को बताया गया कि डेंगू से बचना है तो अपने घरों के आसपास सफाई रखें, केवल गंदा ही नहीं साफ पानी को भी जमा होने ना दे और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। इस संबंध में चेयरमैन संदीप विश्वास ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग जागरूक रहे। लोग जितना ज्यादा जागरूक रहेंगे उतना ज्यादा डेंगू से बच सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर टैबलो निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। সমস্ত রায়গঞ্জ পৌরসভা পরিবারের আমরা কাউন্সিলর মহাশয় মহোদয়গণ সবাই মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে রায়গঞ্জকে ডেঙ্গু মুক্ত রাখবার অভিপ্রায়ে আমরা শপথ নিতে চলেছি আজকে। তারই লক্ষ্য নিয়ে আজকে একটি সুদৃশ্য ট্রাভেলও রায়গঞ্জবাসীর উদ্দেশ্যে আমরা বার করব। তার মধ্যে আমাদের আবেদন থাকবে, নিবেদন থাকবে, সেটা যেমনভাবে মাইকিংয়ের মাধ্যমে ঠিক তেমনিভাবে ট্রাভেলোর চারপাশে লিখে দেওয়া আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার মধ্যে দিয়ে আমরা রায়গঞ্জ পৌরসভা এই কাজ করতে চলেছি। लॉकडाउन के बीच खुली साबुन फैक्ट्री, श्रमिकों के चेहरे पर लौटी खुशी। हर 15 दिन श्रमिकों को मिला काम, सप्ताह के बाद बदल जाता है श्रमिक। लॉकडाउन के बीच उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में साबुन फैक्ट्री खोल दी गई है। फिलहाल गांव के 15 श्रमिक कारखाने में काम कर रहे हैं। कालियागंज के रतनपुर में स्थित जिले के सबसे बड़े साबुन कारखाने में लॉकडाउन के बीच दोबारा काम शुरू होने से लोग काफी खुश है। कारखाने में पहले महिला व पुरुष मिलकर प्रतिदिन 30 से 35 श्रमिक कार्य करते थे। यहाँ के लोगों ने बताया कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद कारखाने बंद हो गए थे। कारखाना बंद होने से यहाँ काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो गए। इन श्रमिकों के समक्ष विभिन्न समस्याएं आन पड़ी थी। इस बीच वेस्ट दिनाजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कालियागंज व्यवसायी समिति एवं जिला प्रशासन ने कारखाने को दोबारा खोलने की अनुमति दी।
कारखाने के श्रमिक झरना बर्मन ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कारखाना बंद होने से वे लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे थे। दोबारा कारखाना खुलने से श्रमिकों को काम करने का अवसर मिला है। कारखाना खुलने से वे लोग काफी खुश है। वहीं कारखाने के मालिक प्रदीप देव शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए कारखाना को खोला गया है। মধ্যে এখানে ডিস্টেন্স মেনটেন করে হাত স্যানিটাইজার করছে, সাবানের অভাব নেই, সাবান দিয়ে বারবার হাত ধুচ্ছে, মাস্ক আছে, কাদো যদি হারিয়ে যায় বা ছিঁড়ে যায় আমাদের এক্সট্রা আরও আনা আছে, তারা ম্যানেজারের কাছে রাখা আছে বলে তারা নিয়ে নিচ্ছে তাদের কাছে। প্রথমে লকডাউনের জন্য কিছুদিন বন্ধ থাকার পরে আমরা অ্যাডভান্স ফার্স্ট ওদের অসুবিধা হয় খুব, আমাদের কাছে অ্যাডভান্স একবার দুবার তিনবার আমরা অ্যাডভান্স দিতে থাকি। তারপর তো আমাদেরও একটা সময় টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে, এতজন শ্রমিক অ্যাডভান্স কতদিন দেবো। তারপর আমি অন্যান্য জায়গায় ফোনাফোনি করলাম যে এটা তো এসেন্সিয়াল গুডস আছে, এটা তো চালানো যায় এবং কি এই সাবানটা সবারই করোনা ভাইরাসের জন্য হাত ধোয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য খুব প্রয়োজন আছে। যার জন্য আমি এটা ফোনাফোনি করলাম, বলছে যে হ্যাঁ এটা চালাতে পারো। তারপর আমি এটা কাজ স্টার্ট করলাম, সপ্তাহে পেমেন্ট আমরা দিতাম, এখন দৈনিক পয়সা হাত দিয়ে দিই। লকডাউনের জন্য আর্থিক সমস্যা খুবই হয়েছিল, চলাফেরা খাওয়া দাওয়া। এখন লকডাউন খুললে কাজ দিচ্ছে মালিক, টুকটাক কয়েকজন মিলে কাজ করতেছি, তো এখন ভালোই যাচ্ছে। राहत पैकेज के तीसरे किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को दी सौगातें। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की तीसरे किस्त में वित्त मंत्री ने एक बार फिर से किसानों और कृषि संबंधी अन्य काम जैसे फर्निश, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, मधुमक्खी पालन, पशुपालन को राहत देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज की घोषणा का फोकस 11 प्रमुख बिंदुओं पर है। इनमें से 8 बिंदुओं के जरिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक मजबूत करने की कोशिश की गई है और 3 उपाय प्रशासनिक सुधार से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। इस दौरान एमएसपी खरीदारी के जरिए किसानों के हाथों में 74,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम किसान योजना के तहत उनके खाते में 18,700 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए का दवाओं का पूर्ति की गई है। कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ का ऐलान उन्होंने किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अपने देश में कृषि उत्पादों के लिए भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है। उचित भंडारण नहीं होने के कारण अनाज को काफी नुकसान पहुंचता है। किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्रियों को डीरेगुलेटेड किया जाएगा। विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 46.26 लाख लोग हुए संक्रमित। 1 महीने में ब्राजील के दूसरे स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। इटली में 3 जून से विदेश यात्रा की अनुमति। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 40,26,487 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 17,57,282 ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 3,08,610 पहुंच गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से लॉकडाउन को लेकर मतभेदों के बीच 1 महीने में दूसरे स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उधर इटली 3 जून से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से प्रतिबंध हटा रहा है। लोग अब इटली में दूसरे देश जा सकेंगे। उसी दिन से देश के अंदर फ्री ट्रैवल को भी अनुमति दी जाएगी। वहीं अमेरिका में 24 घंटे में 1,680 लोगों की मौत हो गई। देश में मरने वालों की संख्या 88,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं 14,84,285 लोग संक्रमित है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य न्यूयॉर्क में 27,000 लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि 3,56,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। राज्य में 13 जून तक स्टे एट होम ऑर्डर जारी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।